वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर, जिसमें इंडिया करंट अफेयर प्लस हरियाणा करंट अफेयर रहने वाली है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ से लगभग 99% क्वेश्चन बनने की संभावना है। जो ट्रेंडिंग के मुद्दे हैं वहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के भी जो खास है वो भी करवाऊंगी। तो चलिए, एक ये छोटी सी वीडियो है, इसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि करंट अफेयर के लिए तैयारी चल रही है। इससे पहले क्या है, संडे को आपकी मैराथन होने वाली है, तो मैराथन के बाद 1-2 दिन बाद आपकी करंट अफेयर की क्लासें एक डालूंगी। उसमें से ही लगभग 2-3 करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाएंगे। लगभग 100 प्रश्नों की सीरीज रहने वाली है, ट्रेंडिंग मुद्दे हैं। इसके अलावा आपको क्या है, G20 के बारे में डिटेल में जानना है या चंद्रयान 3 के बारे में जानना है, वो चीज़ें अपने चैनल पे ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। अगर डिटेल में आपको जानकारी लेनी है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग मुद्दे में से हर एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन है, ये 10 है और भी सीरीज आएगी करंट अफेयर की। करंट अफेयर के हम नोट्स नहीं बनाते, अगर टाइम हमारे बिल्कुल एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल पास होता है तब उसके लिए। और हमें क्या है, करंट अफेयर एक बार आप एग्ज़ाम नज़दीक है सुन लेना, नोट्स नहीं बनाना। इसलिए मैं थोड़ा सा क्या है पोस्टपोन कर रही थी करंट अफेयर की क्लास, लेकिन आप लोगों की डिमांड लगातार आ रही है करंट के लिए। तो चलिए, एक ये छोटी सी वीडियो है, एक सीरीज़ और भी आएगी करंट अफेयर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें 10-11 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। G20 है, चंद्रयान 3 है और सूरजकुंड मेला है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेना। ऑलरेडी अपलोडेड है अपने चैनल पर वीडियो। तो बात करते हैं हम भारत की जो G20 है, G20 ग्रुप्स ऑफ 20 है, इनको डिटेल में मैंने करवा दिया है। ये 20 समूह का क्या है, एक देश हुआ करता था और बाद में 21वां भी इसमें शामिल हो गया। अब G21 हो चुका है ये। अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया गया भाई? जो G20 स्टार्टअप समिट का जो आयोजन हुआ वो अपने हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर होता है। भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है G20 के हिसाब से भी और हरियाणा करंट अफेयर के हिसाब से भी। क्या पूछा जा रहा है कि जो भारत की जो G20 की अध्यक्षता है उसके तहत जो स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? हमारे गुरुग्राम में किया गया। औद्योगिक नगर है हमारा फरीदाबाद और गुरुग्राम। ठीक है, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है ये हमारा। और क्या है, ये द्रोणाचार्य का भी क्या है, गांव हुआ करता था। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुरुग्राम कर दिया गया, पहले गुड़गांव होता था। शीतला माता का मंदिर है यहाँ। और क्या है, साहा चोखा खोरी के मजार पर यहाँ क्या है, मेला बढ़ता है। वो चीज़ें हम करवा चुके हैं, आपको याद रखना है। करंट में स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पतले प्लास्टिक होते हैं ना, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है भाई? जो पतले प्लास्टिक को बिल्कुल पूरी तरह बंद कर चुका है, ये बन गया है भी न्यूजीलैंड। किस दुनिया का पहला देश बन चुका है, पतले प्लास्टिक पर बैगों पर बैन लगा दिया है इसने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की भाई? ये SCO संघाई सहयोग संगठन, ये वही है जो सूरजकुंड के मेले में 8 कंट्री आती है। मैंने बताया है उनको डिटेल में, आप सूरजकुंड मेला को चेक कर लीजिए एक बार डिटेल में, वहाँ अगर देखना चाहे तो। यहाँ ये संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन समूह है और इसका जो 23वां शिखर सम्मेलन हमारे भारत की अध्यक्षता में होता है और इसकी अध्यक्षता करने वाले हमारे PM नरेंद्र मोदी जी थे भाई। संघाई सहयोग संगठन ये यूरेशियन संघ है ये। इसमें कितने देश शामिल है? 5 पहले हुआ करते थे, फिर 6ठा बना। इंडिया कब इसका मेंबर बना? पाकिस्तान और भारत 2017 में क्या है, इंडिया इसका मेंबर बनता है संघाई सहयोग संगठन का। नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की, कितने नंबर का था? 23वें नंबर का शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता में हुआ भाई। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन है। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2013 का टाइटल किसने जीता? 2013 नहीं, सॉरी,
2023 का टाइटल किसने जीता भाई? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल हमारे भारत ने जीता भाई। ठीक है, 2023 का जो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई है हाल ही में, ठीक है। संघाई सहयोग का नया स्थायी अध्यक्ष कौन बना है भाई? संघाई सहयोग का नया स्थायी अध्यक्ष बना है ईरान। पहले G20 में 20 देश हुआ करते थे, भारत की मेजबानी में ईरान परमानेंट मेंबर और बन गया है। अब G20 नहीं रहा, G21 बन गया है। डिटेल में आप देख सकते हैं अपनी वीडियो। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 कौन बन गया है भाई? विश्व का सबसे शांति प्रिय देश बन गया है आइसलैंड। आइसलैंड नंबर 1 है, जो क्या है, इसने क्या है, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया है। अब बात करें हम इंडिया की, भारत की रैंक की बात करूं तो मैं ये 126वां नंबर है। देखो कितना नीचे है, 126वां नंबर है, इंडिया का 126वां नंबर है। ठीक है, शांति के मामले में, शांतिपूर्ण देश के मामले में। अब आ जाओ पीछे सी ट्रेंडिंग में रहा था उबिनास ज्वालामुखी है। ये क्या है, वोल्केनोज पेरू में आता है, जिसके लिए क्या है, पेरू की सरकार ने आपातकाल की घोषणा करती थी, यहाँ इमरजेंसी लग गई थी। ऐसा वोल्केनो आया जिसका नाम था उबिनास। हाल ही का ट्रेंडिंग का टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। उबिनास ज्वालामुखी पेरू देश में आता है। ठीक है, पेरू देश में आता है और उस वजह से क्या है, इमरजेंसी लगा दी जाती है वहाँ। ज्वालामुखी का नाम भी पूछ लिया जाएगा, उबिनास ज्वालामुखी का नाम है, आपातकालीन की घोषणा होती है। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया भाई, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। देखो भाई, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया है भाई? फ्रांस सरकार ने मोदी जी को सम्मानित किया है भाई। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के नाम से उपाधि दी है फ्रांस सरकार ने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो फ्रांस का क्या है, सबसे बड़ा सम्मान है। जो हमारा होता है ना, हमारे देश का, भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न है, अलग अलग देश का अलग होता है, तो ये फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। आगे आ जाओ भाई, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे भाई? चंद्रयान 3 अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे भाई पी वीर मुथुवेल क्या थे भाई? चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अब आ जाओ भाई, अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11 लिख दिया, ये बनेगा 11वां। अब चलो भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस वही है भाई, शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड, तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित होनी चाहिए। 2023 में जो ये सम्मेलन हुआ, इसकी क्या थीम थी भाई? शांति के लिए कार्य करो, शांति के लिए कार्य करो, और जो वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होगी तभी क्या है, असल मायने में शांति स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या थी? शांति के लिए कार्य, ऐसे काम करो जिससे हमें शांति मिले, और वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी जो महत्वाकांक्षा है, जो हम वैश्विक लक्ष्य से पूरे करने चाहते हैं, महत्वाकांक्षा होती है इच्छा। अब इसको मनाया कब गया भाई? 21 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 मनाया गया, और साथ ही साथ क्या है, 23 सितंबर को क्या है, राव तुलाराम शहीदी दिवस मनाया जाता है हरियाणा में। एक ही हरियाणा का क्वेश्चन बन गया। फिर क्या है, नंबर 11 है ड्रग्स और तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? अमित शाह ने की थी, केंद्रीय मंत्री है ये हमारे। ड्रग्स और तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह ने की थी। और G20 का क्या है, G20 का जो थीम है आपको पता ही होगा, वन अर्थ वन फ्यूचर और वन नेशन। ठीक है, ये इसकी थीम है। शायद थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक बार चेक कर लेना।
हाँ भाई, इसकी जो थीम रहने वाली है G20 की थीम थी वन अर्थ, वन नेचर, वन फ्यूचर और वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी एक परिवार है और सभी का फ्यूचर एक जैसा है, ये उसकी थीम थी। डिटेल में आप देख सकते हैं चैनल पर। तो ये अब बने हैं हाल ही में, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं भाई, हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं, ठीक है। डीजीपी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के हाल ही में नए डीजीपी बने हैं। हरियाणा के नए डीजीपी कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। और क्या है, एक जो जब ये G20 का एंड होता है, G20 की जो शेरपा सम्मेलन की जो चौथी मीटिंग होती है, चौथी मीटिंग और लास्ट मीटिंग ये कहाँ होती है? ये हरियाणा के मेवात ज़िले के अंदर होती है, लास्ट थी। अब ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा कि जो, एक मिनट, बोर्ड विजिबल है क्या? यहाँ मैं लिख रही हूँ साथ के साथ। तो जो G20 की जो लास्ट मीटिंग होती है, जो शेरपा मीटिंग है, लास्ट मीटिंग चौथी मीटिंग थी और इसे शेरपा मीटिंग भी बोला गया, शेरपा मीटिंग, ठीक है। शेरपा मीटिंग ये कहाँ होती है? अभी अपने हरियाणा के मेवात ज़िले में होती है। ये लास्ट मीटिंग थी। शुरुआत कहाँ से? दिल्ली में भारतीय मंडपम में हुआ हमारा G20 और 9 गेस्ट कंट्री बुलाई गई थी, ठीक है। 9 गेस्ट कंट्री बुलाई गई थी। स्पेन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए थे G20 की मीटिंग में। स्पेन देश के राष्ट्रपति है वो शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उन्हें कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए थे। इस कारण से क्या है, वो G20 में हिस्सा नहीं ले सके। नाम भी बता दूंगी इसका, उनका क्या नाम था, जो राष्ट्रपति है, स्पेन के जो राष्ट्रपति है। देखो भाई, जो क्या है G20, क्या है G20 नहीं रहा, G21 बन गया। ईरान परमानेंट मेंबर बन गया। और क्या है, स्पेन देश के जो राष्ट्रपति है वो G20 में शामिल नहीं हुए। कारण क्या था? वो कोविड-19 से क्या है, ग्रस्त थे। कोविड-19 पाया गया उन्हें, इस कारण से वो क्या है, G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले सके। और उनका नाम था पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज, याद रखना, पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज नाम थे उनका, राष्ट्रपति थे ये स्पेन के। कोविड-19 पॉजिटिव पाने के कारण ये G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया इन्होंने, ठीक है। अगर डिटेल में पढ़ना हो आपको, आप जा सकते हैं, पूरी वीडियो अपलोड है अपने चैनल पर। तो इसी तरह मिलते हैं कुछ ये इनके, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स का तो अब टाइम नहीं है। खैर, एक बार समझ में ना आए, याद ना आए तो वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके सुन लेना, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। और ये जो 3 क्वेश्चन है डीजीपी नए बने हैं, और भी है हरियाणा के करंट अफेयर के मुद्दे, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन करंट अफेयर जो सबसे बेस्ट होती है, इंडिया जीके में से करंट अफेयर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, स्टेट लेवल के नहीं, करंट अफेयर के। जो भी क्या है विश्व में क्या है, हमने इतिहास रचा है, अलग विश्व की भी चीज़ें पूछ ली जाती है, दुनिया की। और इंडिया जीके से ज़्यादा करंट के क्वेश्चन बनते हैं, हरियाणा जीके में से ही बन जाएंगे, बाकी तो लगभग। तो क्या है, 3 चीज़ है हरियाणा की। नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, और G20 की अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है गुरुग्राम में। और अंतिम G20 की अंतिम शिखर सम्मेलन की अंतिम और चौथी शेरपा मीटिंग होती है मेवात में। हमारे मेवात यानी नू जिला, चेक कर लेना एक बार, नू जिले में होती है, ठीक है। तो बाय बाय। आपकी डिमांड पर ऐसे ही मैं लेके आती रहूँगी करंट अफेयर, प्लस संडे को हमारी मैराथन क्लास है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि संडे में जो टाइम बचा है हमारे पास, वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे हम हरियाणा में, और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, ओनली कंटेंट। एक बार आप वीडियो को सुन लेना, वहीं से क्वेश्चन फंसेंगे लगभग। और जो बाकी मेरे को लगेंगे इन चीज़ों को डिटेल में करवाना है, तो उनको मैं डिटेल में करवा दूंगी। तो ठीक है, अगर टाइम बचता है तो आपको थोड़ी सी पॉलिटी और मैं हिंदी की क्लास भी देने की कोशिश करूंगी। तो बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक और वीडियो के साथ, करंट अफेयर के साथ। तो बाय बाय। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन
हरियाणा। इसके क्वेश्चन लगा के देखेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई है? तो कुरुक्षेत्र में रचना हुई है, भी पता है हमें। निम्न फास्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म नकुल दिग्विजय से मिलता है। हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो करनाल है। करनाल है महाभारत के कर्ण से संबंधित है, जहाँ पर क्या है, इंद्र भगवान को कर्ण ने अपने कुंडल और कवच का दान किया था। युद्ध काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो बहुधान्यक नाम से युद्ध काल में जाना जाता है। नेक्स्ट है आगे, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो अग्रोहा में है, क्या है, संगीत के यहाँ 5 मार्क सिक्के भी मिले हैं और अग्रवा में ईंटों पर क्या है, 7 स्वरों के सुलेख का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट है, काले चमकीले चित्रित मृद भांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? वैदिक काल की। ठीक है, वैदिक काल की। टीजीटी इंग्लिश में बात कर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो काले चमकीले चित्रित मृद भांड है किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? वैदिक काल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया? भाई जो किसमें खोदा गया? राखी गढ़ी जो स्थल है वो हमें कहाँ मिला? भाई राखी गढ़ी हमें पता है हिसार जिले में पड़ता है और आज वर्तमान में भी इसकी क्या है, खोज हो रही है। तो हिसार में है ये, राखी गढ़ी हिसार में पड़ता है। आगे है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा जिले में स्थित है? तो कौन सा है भाई? फतेहाबाद में बनवाली है, लोथल और ये धोलावीरा क्या है, ये दोनों गुजरात में पड़ते हैं और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। हरियाणा व अग्रोहा के टीले से उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के मिले हैं? भाई बताया था अभी 5 मार्क सिक्के मिले हैं हरियाणा में, और जो हिसार और अग्रवा में जो हमने खुदाई की है वहाँ से 5 मार्क सिक्के मिले हैं। हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ये पुलकेशिन के साथ जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, ये ऐहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन को हरा दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने, इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? मैंने बताया था डिटेल में कि क्या है, हड़प्पा से पहले के भी जो परिपक्व हड़प्पा है वो, और सबसे पुरानी जो संस्कृति है हरियाणा की, ये सीसवाल राखी गढ़ी ही है। सीसवाल राखी गढ़ी और हिसार भी है, ये हिसार में पड़ता है। ठीक है, हिसार में पड़ेगा। ये सबसे पुरानी संस्कृति है हरियाणा की, सीसवाल संस्कृति। यहाँ से क्या है, ठीकरे है, मिट्टी के मृद भांड मिले हैं। सबसे पुरानी संस्कृति है जो चोटांग नदी के किनारे फली फूली थी। कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा यानी दिल्ली 16 महाजनपद में से एक है। तो कौन है भी? इंद्रप्रस्थ। बताए हैं मैंने, करवा रखी है 16 महाजनपद डिटेल में, इंडिया जीके की क्लास में करवा रखे हैं। अगर डिटेल देखनी है तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इंद्रप्रस्थ उनमें से एक था, वर्तमान की दिल्ली। ठीक है, ये क्या है, कुरु की राजधानी हुआ करती थी जो वर्तमान हरियाणा और दिल्ली के पास पड़ता है। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? अगर गणराज्य यानी अग्रवाल समाज है, जो बनिया समाज है, वो यहीं पे फला फूला है। नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से था? भाई अग्रवा से था, बिल्कुल। अगर गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो पहले थानेश्वर में होता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? थानेश्वर में होता है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये पटवारी 2016 में पूछा गया है, ये जेई के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वर्धन वंश की शुरुआत थानेश्वर प्राचीन नाम से होती है। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो हर्षवर्धन की था राजधानी। आगे चलो, चीनी यात्री ह्वेंगसांग द्वारा लिखी पुस्तक है
हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा करती है? तो किसकी करती है भी? स्थानेश्वर की। और हेंगशांग हमें पता है हर्षवर्धन के राज्यकाल में आता है। आगे चलो, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्नलिखित में से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया है? थानेसर को बताया गया है भी। जो अल बरूनी की जो बुक है किताब उल हिंद, ठीक है, उसमें हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था हर्षवर्धन के समय में भी और बाद में भी थानेश्वर। आगे चलो, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 और 1192 में युद्ध हुआ? इन्हें क्या है, 11 तराइन का युद्ध बोला जाता है, यानी तरावड़ी का युद्ध, तराइन का युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और दूसरे युद्ध में क्या है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, मोहम्मद गौरी जीतता है दूसरे युद्ध में तराइन की। तरावड़ी भी एक ही बात है, तराइन भी एक ही बात है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम टिक करेंगे। आगे चलो, तराइन में लड़े हुए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? देखो ये आ ही गया, पृथ्वीराज चौहान जीता था। पहली लड़ाई में जो 1191 में हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, मोहम्मद गौरी को हरा दिया था इसने। फिर नेक्स्ट है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अगरवा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया? तो ये पृथ्वीराज तृतीय था, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से बड़ा ही फेमस है। इसने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है, पहले युद्ध में, और मोहम्मद गौरी ने दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। और इसको पृथ्वीराज के हारने के बाद जो अगरवा का जो क्षेत्र है वो क्या है, मोहम्मद गौरी के हाथों में चला गया था। और मोहम्मद गौरी के हाथों में आते ही क्या है, मुस्लिम शासक की नींव पड़ गई थी। कहाँ पर? अगरोहा में, ठीक है, अगरोहा का क्षेत्र चला गया था इसके अधीन। ये TGT 2015 में पूछा गया है। रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। 13 नवंबर 1240 को उसकी हत्या कर दी गई, जहाँ पर उसका गुबंद है, कहाँ है भाई, कैथल में है, वर्तमान में वह जिला। हत्या कर दी गई उसकी बाद में, ठीक है, और 13 नवंबर 1240 को उसकी हत्या की गई। 4 साल इसने शासन किया, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठकर। ये पहली भारत की मुस्लिम महिला थी जो क्या है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। और इसका जो गुबंद है वो कैथल में पड़ता है। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेयों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया भाई? 1265 में किया था नष्ट करने का प्रयास। फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? फतेह खां के नाम से, फतेह खां के नाम से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था भाई ये, ठीक है। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? हाँ, नाम पर बसाया गया, तो फतेह खां फिरोज शाह तुगलक का बेटा हुआ करता था और उसके नाम पर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में बसाया था फतेहाबाद नगर। और तो फिर क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? इसमें क्या है, फतेहाबाद भी बसाया और इसार भी बसाया, दोनों बसाए थे। तो ऑप्शन में फतेहाबाद नहीं है, तो इसार बसाया, बाद में बसाया। पहले फतेहाबाद बसाया था और बाद में क्या है, इसार बसाया था इसने। आगे चलो, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बताओ भाई, गोहाना शासक में ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था गोहाना क्षेत्र में। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन शहरों पर आक्रमण किया? तो ये क्या है, पहले सिरसा से एंटर करता है, उधर से आता हुआ तैमूर लंग, ये लंगड़ा था, ये पहले सिरसा में आया, फिर क्या है, फिर फतेहाबाद में आया और फिर हिसार में, यानी तीनों शहरों पर इसने आक्रमण किया लगातार और काफ़ी सारा धन लूट के ले जाता है ये हरियाणा से। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? किसके बीच युद्ध हुआ भाई? कहाँ हुआ प्रसिद्ध युद्ध? पानीपत का युद्ध बोला जाता है। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, एक 1526, एक 1556, ठीक है, और एक 1761। तो पहली लड़ाई है ये पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में होती है। इसमें क्या है, बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और बाबर विजयी होता है। और इसी युद्ध में इसने क्या है, सबसे पहले तोपों का यूज किया था, तुगलमा नीति का यूज किया था बाबर ने। आगे चलो, आगे देखो भाई, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था भाई? बाबर और कौन लड़ रहा था? ये हरियाणा का क्लर्क 2015 में पूछा गया है, इब्राहिम लोदी लड़ रहे
थे भी। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हरा दिया बाबर ने। कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो विक्रमादित्य। ये हिंदू सम्राट, लास्ट हिंदू सम्राट भी माना जाता है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हरियाणा क्लर्क 2016 में। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी भी? 1556 में हुई थी, अभी भी बताया। तीसरी जो पानीपत की लड़ाई है वो क्या है? वो 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के साथ होती है। उसमें क्या है? अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध जो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई। अकबर की विजय और हेमू के आंख में तीर लग गया था और जिस वजह से क्या है, हेमू हार जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक ये वही है भाई, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ही था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। इसके बाद मुगल आए, मुगल भी बैठते रहे, अलग अलग इनका राज होता चला गया। ठीक है, आगे चलो, अलग अलग शासकों का राज होता चला गया इसमें। अब देखो, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ भाई? करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ? तो 1739 ईस्वी में हुआ। 1739 ईस्वी में हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के साथ हुई, ये अभी अभी बताया मैंने। आगे चलो, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई? 1761 में हुई। मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली ज़मीन को क्या कहा जाता था? कि ये जो ज़मीन है हमारी ये वर्षा पर है, यहाँ कोई सिंचाई के साधन नहीं है मुगल काल के दौरान, तो उसे कहा जाता था बिरानी। आज भी बोलते हैं हम, बरानी ही बोलते हैं, बिरानी। अभी उरे बूंद आवे तो ठीक है, फसल अच्छी हो जाए, नहीं तो नहीं होती, बारिश के भरोसे ही होती है, राम भरोसे होती है यहाँ की खेती। तो ये जो नाम है बिरानी, बरानी बोलते हैं आप आज भी, तो ये मुगलों की देन है भी, मुगलों का शब्द है ये। हरियाणा में जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी और बिना वर्षा के जो खेती की जाती थी उसे बरानी बोला जाता था भी। ठीक है, चलो भाई, अब पढ़ते हैं हम हरियाणा का आधुनिक इतिहास। अब देखो, पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया। कौन सी संधि हुई थी भी? सुरजी अंजन गांव की संधि होती है 1803 में। ठीक है, 1803 में होती है सुरजी अंजन गांव की संधि, जिसने मराठों ने क्या है, पूरा हरियाणा अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। आगे चलो, किस वर्ष ब्रिटिश शासक द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया? 1833 से 34 में क्या है, ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया 1833 और 34 ईस्वी में। अजीत सिंह किसकी रियासत का शासक था? तो ये लाडवा का था। कहाँ का था भी? लाडवा का। जीत जाते हैं तब हम क्या है, लाडू बांटते हैं, तो जीत से लाडवा याद रख लेना। हरियाणा में क्या है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है अभी? अम्बाला छावनी से शुरू होती है। ये 10 मई 1857 से अम्बाला छावनी से शुरू होती है। 13 मई को क्या है, ये गुरुग्राम पहुँचती है, आगे आगे चलती जाती है, फिर रोहतक पहुँचती है। तो सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था भाई? कहाँ का कलेक्टर था? फोर्ड, विलियम फोर्ड, गुरुग्राम। यानी याद रख लेना, ट्रैक्टर वगैरह उधर ही फरीदाबाद की साइड ही बनते हैं। ठीक है, गुरुग्राम में बनते हैं, गुरुग्राम फरीदाबाद साइड। तो क्या है, फोर्ड ट्रैक्टर का एक ब्रांड है, इससे याद रख लेना, विलियम फोर्ड। तो गुरुग्राम का क्या है, गुरुग्राम का कलेक्टर हुआ करता था विलियम फोर्ड। किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की? तो क्या है, जो लाइट इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने क्या है, हिसार के सैनिक, आंसी के सैनिक और सिरसा के सैनिक सभी ने क्या की, बगावत की भाई, सभी ने बगावत की। दोबारा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईसा में बगावत प्रारंभ की? ये लाइट इन्फेंट्री उस टाइम की कोई संस्था हुआ करती थी और क्या है, हिसार, आंसी और सिरसा में हुई है इनकी शुरुआत। ये सभी बगावत करने वाले थे।
अब आ जाओ, बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए। नाहर सिंह था, जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ था। ये था भी नाहर सिंह, शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ। क्या है, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते नाहर सिंह शहीद हो जाते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी। आगे है भाई क्वेश्चन नंबर 8। फर्रुख नगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, कौन थे भी? नवाब अहमद अली खां। ठीक है, नवाब अहमद अली खां। मैंने जब ये क्लास करवाई थी तो ट्रिक भी बताई थी कि अंग्रेज़ों का रुख देख लिया था। अहम माने होता है मैं, कि हमें क्या है, गुलाम बनाकर ही मानेंगे, हमें गुलाम बनाकर ही मानेंगे। रुख देख लिया था मैंने, ये ट्रिक भी करवा रखी है। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था? कि जो राव तुलाराम थे ये रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे। और कहाँ है अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी? नारनौल और रेवाड़ी। तो दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो रेवाड़ी एक में ही है, बाकी किसी में नहीं है। हिसार सिरसा है, रोहतक जींद है, कैथल कुरुक्षेत्र, तो दो दे रखे हैं, हमें पता है। तो रेवाड़ी का शासक हुआ करता था, और रेवाड़ी के पास ही महेंद्रगढ़ पड़ता है। महेंद्रगढ़ में है नारनौल, नारनौल में महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। एकमात्र ऐसा जिला जिसका क्या है, जो मुख्यालय है वो नारनौल में पड़ता है, महेंद्रगढ़ में ना होकर। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा भाई? तो किस किस जिले का योगदान रहा भाई? रोहतक के भी थे, गुरुग्राम के भी थे, हिसार के भी थे। तो ये सभी जिलों के जो शासक थे उनका एक प्रमुख योगदान रहा भाई। दुजाना है, पटौदी है, ये क्या है, ये इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो मैंने करवा रखे हैं यहाँ। बस ये रिवीजन क्लास है। आगे चलो, 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताया था मैंने भी पानी लेने के लिए कल आना, अंदर मैंने ट्रिक करवा रखी है। इमाम अली कलंदर। इमाम अली कलंदर क्या है, पानीपत से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व कर रहा था। आगे चलो, अब देखो भाई, इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इस तरह के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आजकल तो इन क्वेश्चनों का काफ़ी ट्रेंड है, एक ही क्वेश्चन में हमसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो, 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में से सुमेलित कीजिए। तो 1857 की एक तरफ तो क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ नेतृत्वकर्ता दे रखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो क्या है, पानीपत का समर्थन किया, अभी अभी पढ़ा हमने ऊपर के क्वेश्चन में, इमाम अली कलंदर ने किया। रोहतक से क्या है, रोहतक से बिसारत अली कर रहे थे। इनका तो कोड सामने दे रखा है, लेकिन जम्बलिंग वर्ड भी दे सकता है। हिसार का कर रहे थे मोहम्मद आजिम। ठीक है, मोहम्मद आजिम। अंबाला का कर रहे थे मोहन सिंह, मोहन सिंह कर रहे थे, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था भाई? एक तो श्याम सिंह नामक जो सैनिक हुआ, उसने क्या है, अंग्रेज़ों को हमारे गुप्त राज बता दिए। ज़्यादातर तो वही कारण था कि हम 1857 की क्रांति में क्या है, फेलियर हो गए। तो अब ये क्या है, और भी बहुत सारे कारण थे कि क्या है, अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला। कुछ हमारी ही भारतीय रियासत क्या थी, वो अंग्रेज़ों का साथ देने लगी, इसकी वजह से भी हमारी हार हो गई। शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना, शस्त्रों है ये, यानी हमारे पास शस्त्र भी नहीं थे इतने, और नेतृत्व का अभाव था। आपस में क्या है, भारतीय अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, एकता नहीं थी। इसके कारण क्या है, हमारे वीरों की पराजय हो जाती है। 1857 की क्रांति में हमारे वीर है हार जाते हैं। आपस में एकता होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया? तो 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या है, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। ये मिलाने वाले अंग्रेज ही थे। ठीक है,
कि उधर से ये हरियाणा को पंजाब में मिला देंगे, नहीं तो ये फिर से क्या है क्रांतिकारी बन जाएंगे। अगर यूपी के साथ उधर से मिलते रहे तो ये, तो फिर बाद में क्या है पंजाब का हिस्सा बना दिया हरियाणा को, ताकि हरियाणा पर निगरानी रखी जा सके, क्योंकि मेरठ की क्रांति में की शुरुआत होती है यूपी से और बाद में ये अम्बाला छावनी तक पहुंच जाती है। तो अंग्रेज़ों को डर था कि ये अंगारी फिर से न सुलग जाए, तो पंजाब का हिस्सा बना दिया हरियाणा को। आगे चलो, 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था भाई? नवाब अब्दुर रहमान खान था। झज्जर का नवाब पूछा जा रहा है भाई। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब था अब्दुर रहमान खान। अब्दुर रहमान खान। अब आगे चलो, सुमेलित करना है भाई। रियासत दे रखी है, प्रशासक दे रखे हैं। तो बल्लभगढ़ का हमें पता है, बल्लभगढ़ के राजा थे नाहर सिंह। नाहर सिंह थे। झज्जर का अभी अभी पढ़ा अब्दुर रहमान खां। रानिया का कौन होता था भाई? रानिया का हुआ करता था नूर समंद खां। ठीक है, ये नूर समंद खां ये रानी हुआ करती थी रानिया की। और रेवाड़ी के हुआ करते थे तुलाराम। तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? पहले का ए का, दूसरा बी का, ए का दूसरा है, बी का ए है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो ये राइट ऑप्शन ये बनेगा। चेक करके ऐसे करना है हमें। और आजकल तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे चलो, निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेज़ों का सहयोग दिया था? जींद की जो रियासत थी उसने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया था। बहादुरगढ़ से तो हमारे नाहर सिंह लड़ रहे थे। ठीक है, बहादुरगढ़ के शासक मेवात है, मेवाती भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेज़ों के घुटने टिकवा दिए थे। झज्जर से अब्दुर रहमान खान थे। और लेकिन जो जींद और पटौदी की रियासत थी, दुजाना की रियासत थी, ये अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, जिसके कारण क्या है हमारे वीरों की पराजय होती है 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में किस रियासत ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया? तो ये लोहारू ने भी क्या है, लोहारू ने भी समर्थन किया अंग्रेज़ों का। काफ़ी सारी 6-7 रियासत थी जो अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। आगे भी आएगी, लोहारू हो गई, जींद हो गई, दुजाना हो गई। 1888 ईसा में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इलाहाबाद जो अधिवेशन होता है, हमें पता है राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है वो 1885 में होती है। A.O. ह्यूम करते हैं, जो अंग्रेज़ों के ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे, जो रिटायर हो गए थे। और उनके मुंबई में उनका पहला राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है पहला अधिवेशन होता है, जो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। तो उसमें हिसार की तरफ से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने क्या है भाग लिया? ये हो गया हमारा लाला लाजपत राय ने। तो दोनों बात एक ही है, क्वेश्चन को घुमा रखा है। देखो दोनों ही क्वेश्चन सेम है। इसमें क्या है प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लाला लाजपत राय ने भी हिसार का लीडर बन के गया था ये। और इसमें भी क्या पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद अधिवेशन में नेता के हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो लाला लाजपत राय। तो दोनों ही सेम है, क्वेश्चन को घुमा रखा है। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय के राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल रहा है भाई? तो ये पूछा गया है PGT फाइन आर्ट 2016। तो हिसार ही था, क्योंकि हिसार की सीट से गए थे ये जब राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है इलाहाबाद में 1888 में। आगे चलो, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी को हरियाणा के कहाँ से गिरफ्तार किया? ये पलवल से। जैसे ही क्या है रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ तो इन्हें महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था कि एक बार आप हरियाणा आइए। ये रोलेक्ट एक्ट वही था जो 1919 में आया था, 1919 में आता है ये। और इसमें क्या होता है, नो अपील नो दलील, यानी किसी को बिना गुनाह किए ही जेल में डाल दिया गया। बड़ी बुरी हालात की थी उस समय अंग्रेज़ों ने।
ठीक है, जो भी सामने आता बिना गुनाह किए उन्हीं को पकड़ के जेल में डालने लगे। तो गांधी जी ने और क्या है बाकी भारतीयों ने ऑब्जेक्शन लगाया, भाई ऐसा क्या, बिना गुनाह करे तुम तो हमें क्या है हमारे भारतीयों को जेल में डाल रहे हो। तो इसके लिए ये रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया और उसी के क्या है विरोध करने के लिए गांधी जी क्या है हरियाणा में आ रहे थे। तो ये पलवल के जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरने लगे तो अंग्रेज़ों को पता चल गया, इन्होंने वहीं की वहीं गांधी जी को पकड़ लिया और क्या है जेल में डाल दिया। उधर से पकड़ के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए पलवल से उतरते ही। ठीक है, वापिस ट्रेन से उतरे और दूसरी ट्रेन में, मुंबई जाने वाली ट्रेन में वापस से बिठा दिया इनको कि जाओ आप यहाँ किस लिए आए हो, कि हरियाणा के लोगों को भड़काओगे कि ये भी हरियाणा के लोग भी एंटी हो जाएंगे और बाकी तो देश वाले एंटी है ये रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। तो बाद में आगे चलो, 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किस ज़िले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। अब ये 6 अप्रैल है, 6 अप्रैल में फिर क्या है रोहतक में बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई भी, ऐसे तो गांधी जी को तो इन्होंने वापस भेज दिया, वहीं की वहीं गिरफ्तार करके आने ही नहीं दिया। तो रोहतक में फिर से क्या है 6 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक फिर से बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। हरियाणा पुलिस 2016 में पूछा गया ये। आगे चलो, तो वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेक्ट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ, तो पहले तो अम्बाड़ा में होता है। ठीक है, अम्बाड़ा में विरोध हुआ फिर गांधी जी को बुलाया गया। तो गांधी जी जब आ रहे थे तो पलवल जैसे ही ये रेलवे स्टेशन से उतरे तो वहीं की वहीं अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके उन्हें वापस भेज दिया और फिर भी बात नहीं बनी। तो 6 अप्रैल 1919 को क्या है रोहतक में कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं भाई रोलेक्ट एक्ट को तो नहीं चलने देंगे, बेगुनाहों को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये तो सही नहीं कर रहे अंग्रेज़ हमारे साथ। अब चलो भाई, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा के पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई जिसका आयोजन किसने किया भाई, लाला लाजपत राय ने किया असहयोग आंदोलन के समय। अब 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया और उसी को क्या है बंद करवाने के लिए क्या है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। भाई हम तो ऐसा काला कानून नहीं मानेंगे, इसे काला कानून भी बोला गया। ठीक है, तो पानीपत में अक्टूबर 1920 में विरोध होता है। जो विरोध कौन करते हैं, लाला लाजपत राय विरोध करते हैं। ठीक है, 1920 में होता है ये। रोलेक्ट एक्ट के बाद आता है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे भी, हरियाणा के प्रमुख नेता हरियाणा से लाला लाजपत राय थे, हरियाणा के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर का जो पद है वो छोड़ दिया भी, लाला मुरलीधर है, ये क्या है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था कि अंग्रेज साथ देने के लिए तैयार नहीं हुए भी, हम तो रोलेक्ट एक्ट को वापस नहीं लेंगे, तो क्या है इन्हें लाला मुरलीधर को क्या है राय बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, तो इन्होंने ये वापस लौटा दी और वापस पद छोड़ दिया। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान वापस इन्होंने अपना राय बहादुर का पद खाली कर दिया। आगे देखो, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है भाई, 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। हमें सभी को पता है, दोनों युद्ध के बारे में भी बताऊंगी जब इंडिया जीके में करेंगे हम, लेकिन एक बार इतना जान लो 1914 से 1918 में क्या है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस समय क्या है ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया गया। तो अंग्रेज क्या बोले कि भी अब वर्ल्ड वॉर छिड़ गया ना, तो हरियाणा वाले और पूरे इंडिया वाले भी क्या है हमारा साथ दो, कि हमें हमारे साथ दो, कि हमारे खिलाफ मत रहो। बाकी जो देश है, जो बाहरी देश अटैक कर रहे हैं ना, तो इंडिया और हरियाणा और सभी अंग्रेज़ों को मिल
छोड़कर बाकी जो विदेशी है ना उनको मारना चाहिए। तो इसका विरोध किसने किया भाई? नेक्की राम शर्मा ने इस बात का विरोध किया, भाई हम तो साथ नहीं देंगे, भाई हम तो खुद खिलाफ है अंग्रेज़ों के। तो वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो क्या है, क्या बात हो गई, हम तो साथ नहीं देने वाले तुम्हारे। लेकिन फिर गांधी जी के कहने पर हरियाणा और लगभग भारत के हिस्सों से क्या है, भारत के सैनिक भाग लेते हैं वर्ल्ड वॉर में। और वर्ल्ड वॉर में फिर क्या है, ये जीत हो जाती है इनकी। और फिर बाद में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड आता है तब भारत साथ नहीं देता अंग्रेज़ों का। वर्ल्ड वॉर पहले में 1914 से 18 में भारत और हरियाणा के हर नौजवान ने क्या है, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, विदेशी लोगों को मारा था बचाने के लिए। आगे चलो, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग बन गया? भाई बताओ, हरियाणा किसका भाग बना था? देखो, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? भाई कि पहले 1947 से पहले, ये तो बाद में हरियाणा 1 नवंबर 1966 में अलग हुआ है। ये पीरजादा मोहम्मद के कहने पर कि पंजाब को दिल्ली का हिस्सा बना दिया जाए, लेकिन पंजाब बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना उसको हरियाणा को क्या है, हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। हरियाणा को क्या है, दिल्ली में मिला दो। ये किसने कहा था? 1923 में कहा था ये, ठीक है। पीरजादा मोहम्मद ने, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये आवाज़ उठाई थी भी पहले, सबसे पहले कि हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा बना दो, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और बाद में क्या है, अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में मिला रखा था। तो 1 नवंबर 1966 तक ही क्या है, 1966 में अलग हो जाता है और ये पंजाब का हिस्सा होता है हरियाणा। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस प्रांत होता है, राज्य। उस टाइम राज्य को प्रांत बोला करते थे। तो पंजाब का हिस्सा हुआ करता था हरियाणा। आगे चलो, देखो, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेज़ों से मुक्त कराने में सहायता की? अब बहादुर शाह जफर की किसने सहायता की भी? नाहर सिंह। ये नाहर सिंह वही है जो बहादुरगढ़ का शासक हुआ करता था। इसने क्या किया भी, अपनी सेना भेज दी दिल्ली की तरफ और बोला कि भाई अंग्रेज़ों को से मुक्त करवा देंगे दिल्ली को। लेकिन क्या हुआ, ये खुद लड़ते लड़ते 1857 की क्रांति में शहीद हो जाते हैं। इनकी सेना भी मारी जाती है अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते नाहर सिंह की। और बहादुर शाह जफर क्या है, उस समय 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर दिल्ली के शासक हुआ करते थे। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने। तो अब्दुल रहमान खां को, ये झज्जर के नवाब थे, अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इनको लाल किले के सामने फांसी पर लटकाया गया। अब्दुल रहमान खान झज्जर के नवाब। 23 सितंबर को तो नाहर सिंह और राव तुलाराम को लटकाया जाता है, फांसी दी जाती है। आगे चलो, राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ किस स्थान पर हुआ था भाई? किस स्थान पर हुआ था? ये नसीरपुर दे रखा है, नसीबपुर आएगा इसमें, नसीबपुर में हुआ था, ठीक है। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेज़ों के साथ नसीबपुर में होता है, नसीबपुर में होता है। और ये कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के शासक थे। जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी भी? जमींदारी लीग की स्थापना करने वाले छोटूराम चौधरी थे, सर छोटूराम, ठीक है, जिनके बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था, बाद में पढ़ा है छोटूराम, तो चौधरी छोटूराम, ठीक है, बचपन का नाम रिछपाल हुआ करता था। आगे चलो, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इन्हें किस नाम से पुकारा गया? ठीक है, तो जमींदारी लीग की स्थापना करते हैं सर चौधरी छोटूराम, ठीक है। जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? सर चौधरी छोटूराम ने। बचपन का नाम इनका रिछपाल हुआ करता था, याद रखेंगे। और छोटी ही उम्र में इनकी शादी हो जाती है। और जमींदार लीग की स्थापना करने का श्रेय चौधरी छोटूराम को जाता है। आगे चलेंगे,
चलो भाई आगे है हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य। ठीक है, तीसरा टॉपिक शुरू हो गया हमारा। ये हरियाणा राज्य है, दक्षिणी राज्य है, पूर्वी राज्य है, उत्तर पश्चिमी राज्य है या दक्षिणी पश्चिमी राज्य। हमें पता है हमारा जो हरियाणा है ये उत्तर पश्चिमी राज्य है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी राज्य है हमारा हरियाणा। आगे चलो, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो टीजीटी पीजीटी जो हरियाणा में जो टीचर लगते हैं ना, तो एचटेट के बाद स्क्रीनिंग लिया जाता है उनसे, तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछा गया है। आगे चलो, हरियाणा राज्य भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये सही बात, वही बात है भाई, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। हरियाणा एक लैंडलॉक राज्य है जो निम्न अक्षांशों के बीच स्थित है। ये लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। लैंडलॉर्ड या भू आवेष्टित भी बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं भाई? भू आवेष्टित लैंडलॉर्ड या लैंडलॉक इनको भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि लैंडलॉर्ड का मतलब है अपना हरियाणा है ना, इसकी सीमा ना तो समुंदर से लगती है, ठीक है, और ना ही किसी विदेश से लगती है, कनाडा यूएसए कहीं से भी नहीं लगती। ना तो समुंदर लगता अपने हरियाणा के और ना ही कोई देश लगता। ठीक है, ना समुंदर से टच होता और ना किसी भी देश से टच होता है ये। ठीक है, बीच में है ये, उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ना तो समुद्री सीमा लगती है इसके और ना कोई देश लगता है अपने हरियाणा के, इसलिए इसे भू आवेष्टित या लैंडलॉक या लैंडलॉर्ड भी बोल देते हैं। आगे चलो, आंसर आएगा इसका। ठीक है, 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 अक्षांश में पड़ता है। 27 डिग्री 39 से क्या है? 30 डिग्री 55 में पड़ता है। ये अक्षांश है। एक अक्षांश अलग होता है, देशांतर अलग होता है। अक्षांश के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा हरियाणा का 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 55 पड़ता है। आगे देखो, निम्न में से कौन से कथन सही है? देखो भाई, आजकल के ये क्वेश्चन तो बड़े ही पूछे जाते हैं। हरियाणा 74 डिग्री 27.5 से भी ज़्यादा है, 27.8। 77 डिग्री 36.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में आती है। नहीं भाई, पहला तो ठीक रहेगा, केवल एक ही ठीक रहेगा इसका कि जो पूर्वी देशांतर है ये सही है हमारा, लेकिन जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तरी भाग में पड़ती है, तो ये गलत हो गया। तो केवल ए ठीक रहेगा इसका। क्या ठीक रहेगा भाई? केवल ए ठीक रहेगा इसका। क्योंकि ये पूर्व देशांतर इसका विस्तार है 74 डिग्री 27.5 और 77 डिग्री 36.5 के लगभग है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ हमारे हरियाणा के उत्तर में पड़ती है और अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती है दक्षिण में। याद रखना, अरावली की पहाड़ियाँ जो सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ मानी जाती है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल क्या है? 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? 21वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू एरिया। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रसिया है, रूस है। ठीक है, रसिया रूस है। और भारत हमारा क्या है? भारत 6 या 7वें नंबर पर आता है शायद, कंफर्म कर लेना भाई एक बार। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हरियाणा 21वां राज्य है और वैसे 17वां है। 17वां राज्य बना था हरियाणा हमारा जब 1 नवंबर 1966 को बना था। और अकॉर्डिंग टू एरिया क्या है हमारा जो स्टेट है? 21वां है, यानी 28 राज्यों में 21वें नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा हरियाणा। बाकी हरियाणा से 20 और जो स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू एरिया बड़े हैं। सबसे बड़ा हमारा इंडिया की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जब से राजस्थान बना है तो राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा वो है हमारा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो हरियाणा है,
हरियाणा अकॉर्डिंग टू एरिया हमारा 21वें नंबर का राज्य है। इससे हरियाणा से बड़े, हमारे स्टेट से बड़े 20 और राज्य है। और दुनिया का सबसे बड़ा अकॉर्डिंग टू एरिया की बात करें तो रसिया सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में। पहले चाइना सबसे बड़ा होता था। अगर 2021 के आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो शायद हमारा इंडिया आगे निकल चुका है चाइना से जनसंख्या में, पॉपुलेशन के मामले में। आई बात समझ में? पॉपुलेशन में आने वाले समय में इंडिया चाइना को क्रॉस करते हुए पहली कंट्री बन जाएगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या भारत की सबसे ज़्यादा होगी। 17वां राज्य बनने वाला, 21वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखना। आगे चलो, हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है भाई बताओ? यूटी समेत भी पूछ लेगा। 1-2 यूटी लगते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसमें सिर्फ राज्य पूछे गए हैं कि कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो 5 राज्य लगते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और एक कौन सा रह गया? हिमाचल प्रदेश। तो हमारे हरियाणा में यूटी समेत पूछ लिया जाए, यूटी समेत पूछ लिया जाए तो 7 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ राज्य पूछे हैं कि बताइए कितने यूटी और राज्यों की, तो टोटल हो जाते 7। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 5 राज्य सीमा बनाते हैं हमारे हरियाणा के साथ। और यूटी समेत 7 है। चंडीगढ़ और क्या है, दिल्ली, यूटी लगते हैं हमारे। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में क्या है भाई? दक्षिण पश्चिम में नीचे की तरफ राजस्थान पड़ता है। ठीक है, राजस्थान पड़ता है। गुजरात तो हमारे अटैच ही नहीं होता, गुजरात राजस्थान के साथ अटैच होता है, राजस्थान का पड़ोसी राज्य है ये। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पड़ता है। और हरियाणा की पूर्वी सीमा पर ही क्या है, यमुना नदी बहती है हमारी, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है, बता रखा है मैंने। आगे चलेंगे, हरियाणा की किस सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक जुड़ी हुई है? तो कहाँ, किससे जुड़ी हुई है भी? राजस्थान से। राजस्थान से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी। ठीक है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो मैदानी भाग। हरियाणा का जो मैदानी भाग है, आगे बताऊंगी, 8 भागों में बटा हुआ है। रेतीली है, तरंगित मैदान है, अनकाई दलदल भी पड़ता है। ठीक है, तो 8 भागों में हमारा हरियाणा बटा हुआ है। ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे वो भी। मैदानी भाग है वो सबसे बड़ा भाग है हमारा। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन पंचकुला में पड़ता है। ठीक है, पंचकुला, यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। पंचकुला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है अपनी, तो ये हिल स्टेशन हमारा पंचकुला ही है। और यहाँ पर क्या क्या है, पिंजौर गार्डन है जिसे यादवेंद्र गार्डन से भी नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है भाई? शिवालिक यानी उत्तरी हरियाणा से शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के सिर पे पड़ती है। सिर मतलब उत्तर। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा की कौन सी नदी निकलती है? तो घग्गर, टांगरी और मारकंडा, ये तीनों की तीनों नदी निकले भाई हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से। आगे चलो, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है केवल छोड़कर, यानी एक नदी इसी है जो कि न तो कौन लिख रहा भाई, शिवालिक पर्वतमालाओं से नहीं निकलती, किसे छोड़कर? अभी अभी पढ़ा हमने, घग्गर निकलती है, मारकंडा निकलती है, टांगरी निकलती है, ये यमुना नहीं निकलती भाई। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना आदिवदरी से निकलती है। ठीक है, ये शिवालिक पर्वतमालाओं से नहीं निकलती, ये निकलती है। तो चलो भाई देखो कि क्या है, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है केवल छोड़कर यमुना। ठीक है, यमुना को छोड़कर घग्गर, मारकंडा, टांगरी, ये क्या है, शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती है। और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए ये अलग है। ठीक है, मोरनी पहाड़ी हरियाणा के किस ज़िले में है? भी पंचकुला में है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये तो। आगे चलो,
प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नैली या वेट कहते हैं। ठीक है, नैली या वेट कहते हैं बाढ़ के मैदान को। और ये क्या है, ज़्यादातर घग्गर नदी बनाती है नैली या वेट, याद रखना। नैली या वेट घग्गर नदी बनाएगी सबसे ज़्यादा। तो शाम की पहाड़ी स्थित है, भिवानी में है। तो शाम की पहाड़ी, तो शाम की बारादरी भी कहाँ पड़ती है? भी भिवानी में पड़ती है। आगे पढ़ेंगे। इंदौरी पहाड़ी स्थित है। इंदौरी पहाड़ी कहाँ है भाई? इंदौरी पहाड़ी पड़ती है मेवात जिले में पड़ती है। आगे चलो। हरियाणा के कौन से जिले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? तो हमें पता है हमारा जो क्या है, सबसे ज़्यादा खनिज हमें महेंद्रगढ़ से निकालते हैं। तो खनिज वहीं से निकलेंगे सबसे ज़्यादा। चूना पत्थर हो गया, ठीक है, ये हो गया, अलग अलग जो खनिज निकलते हैं सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में ही निकलते हैं हमारे। तो जहाँ पहाड़ियाँ होगी वहीं से खनिज निकलेंगे। तो क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। और ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है, ये महेंद्रगढ़ में पड़ती है। छोटी छोटी पहाड़ होते हैं बड़े बड़े और पहाड़ियाँ होती है छोटी छोटी। ठीक है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी ही है जो महेंद्रगढ़ में पड़ती है। आगे चलो। स्लेट पत्थर हो गया, अलग अलग तरह के पत्थर मिलते हैं यहाँ। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? कौन सा है भी हरियाणा का भौगोलिक लक्षण? यमुना घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, सही है। दक्षिण में अरावली है। और जो यमुना जो घग्गर है मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग बनाता है, बिल्कुल। हिमालय की जो हमारी हरियाणा की जो उत्तर और जो पश्चिमी सीमा है वहाँ तो घग्गर नदी बहती है। और पूर्वी जो सीमा है वहाँ क्या है, वहाँ यमुना नदी बहती है, बिल्कुल सही है। और उत्तर में क्या है, उत्तर में यहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ पड़ती है। और दक्षिण में क्या है, अरावली पहाड़ियाँ पड़ती है। तो ये सारी बातें सही है। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है भाई? रेत वहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा जहाँ नदियाँ वगैरह कम है। ठीक है, नदियों का विस्तार इतना नहीं है। तो सिरसा नहीं है, पूछा है। ठीक है, सिरसा में भी क्या है, इतना नदियों का विस्तार नहीं है। या अन्न का वो दलदल है, अनकाई दलदल है। तो सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़ तीनों में क्या है, बारिश कम होती है। इसके कारण यहाँ क्या है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और कुरुक्षेत्र में नहीं पाई जाती, यहाँ नदियों का विस्तार है। यहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। भट्टियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? भट्टियाना हम पढ़ेंगे भौगोलिक। हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है, हरियाणवी, भट्टियाना। आगे पढ़ेंगे उनको। भट्टियाना पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था भाई? राजपूतों का था। ठीक है, राजपूत बाहुल्य हुआ करते थे। भट्टियाना ये फतेहाबाद साइड की तरफ पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताना भाई। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जिसके कितने सही हुए कमेंट करके बताना। हमने 3 टॉपिक को यहाँ कवर किया है। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।